वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई पाठ योजना होता क्या है, ये हम देखने वाले हैं। इकाई पाठ योजना की अर्थ तथा परिभाषाएं, इकाई योजना के कौन कौन से घटक होते हैं तथा इकाई योजना के गुण और दोष आदि, इन सभी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इकाई एवं पाठ योजना आधुनिक समय की उत्पत्ति है। ये हम सभी को पता है। सन 1926 ईस्वी में हेनरी सी मॉरिसन जो थे ने इकाई योजना को परिभाषित किया था। कब किया था? सन 1926 में हेनरी सी मॉरिसन ने इकाई योजना को परिभाषित किया था। ठीक है, इसे हम ये नाम भी ध्यान में रखेंगे और सन भी ध्यान रखेंगे कि 1926 ईस्वी में हेनरी सी मॉरिसन ने इकाई योजना को परिभाषित किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए दोनों ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ओके, मॉरिसन के अनुसार प्रत्येक विषय को इकाइयों में विभक्त किया जाता है। हर इकाई विषय वस्तु को ऐसी विशिष्टता से प्रस्तुत की जाती है कि प्रत्येक में सीखने वाला उच्चतम अवबोधन प्राप्त करने के बाद विषय में पारंगत हो जाए। मॉरिसन ने यह दावा कभी नहीं किया कि सभी विद्यार्थी समान रूप से पारंगत हो जाएंगे, किंतु उसकी मान्यता थी कि इस उपागम से कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी सामान्य स्तर पर अवश्य आ जाएंगे। मॉरिसन का कहना था इकाई का आधार, मॉरिसन की इकाई योजना जो थी उसका आधार क्या था? मनोवैज्ञानिक था। मनोवैज्ञानिक मतलब यह बाल केंद्रित था, बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं आदि को ध्यान में रखता था। ठीक है, इकाई का तात्पर्य है किसी समस्या से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, अर्थात इकाई किसी भी पाठ्य वस्तु या अधिगम के किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्रित रहती है। ठीक है, सबसे पहले 1926 ईस्वी में हेनरी मॉरिसन ने इकाई योजना की शुरुआत की है। इकाई योजना में हम जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठों को उसको हम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देते हैं, यानी कि बांट देते हैं। ठीक है, और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? अब हम आगे कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जिससे हमारा और क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट इकाई योजना का। ठीक है, पहला है थॉमस एम रिस्क के अनुसार। इन्होंने कहा है इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता प्रकट करती है। ये थॉमस एम रिस्क ने कहा। सबसे पहले तो परिभाषाएं जो हैं उसे हम ध्यान में रखेंगे, इसे हम नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में परिभाषाएं देता है और पूछता है ये किसके अनुसार है या किसने कहा है, तो इसीलिए परिभाषाएं हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, अब देखते हैं हेनरी सी मॉरिसन के अनुसार। ये तो हम अवश्य ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसके जो जनक माने जाते हैं वो हेनरी सी मॉरिसन ही है, तो इनका तो हमें परिभाषा ध्यान में रखना ही रखना है, याद रहना चाहिए। इनके अनुसार इकाई संगठित विज्ञान तथा कला वातावरण का विस्तृत तथा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके ज्ञान से व्यक्तित्व में अनुकूलता आती है। ये किसने कहा है? हेनरी सी मॉरिसन के अनुसार है, ये इन्होंने कहा है। प्रेस्टन के अनुसार इन्होंने कहा है, प्रेस्टन ने अधिगमकर्ता द्वारा दिए गए अंतर संबंधित विषय वस्तु का बृहद खंड ही इकाई है। ठीक है, बृहद खंड ही इकाई है, ये किसने कहा? प्रेस्टन ने कहा है। तथा सैमफोर्ड के अनुसार सावधानी पूर्वक चयनित विषय वस्तु की रूपरेखा जो कि अधिगमकर्ताओं के अनुरूप हो इकाई है। ये किसने कहा है? सैमफोर्ड ने कहा है। ओके, अब हम देखते हैं इकाई योजना के घटक कौन कौन से हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, इकाई योजना के घटक निम्न हैं। पहला है विषय, दूसरा कक्षा, तीसरा इकाई के शीर्षक एवं इकाई का संक्षिप्त दृश्य, चौथा इकाई के उद्देश्य अथवा अपेक्षित अधिगम उपलब्धियां, पांचवा अनुदेशात्मक सामग्री तथा प्रारंभिक क्रियाएं, सातवां अधिगम क्रियाएं और आखिरी जो है मूल्यांकन तकनीक। ये है हमारी इकाई योजना के घटक। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखेंगे कि इकाई योजना के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा विषय हो जाएगा, कक्षा होगा। ठीक है, विषय जो होता है वो हमारा कक्षा के आधार पर ही आवंटित किया जाता है, उसी के आधार पर उसकी इकाइयाँ बनती है, तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे इकाई योजना के गुण, उसके बाद देखेंगे इकाई योजना के दोष कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों में गुण होती है तो कुछ चीज़ों में अवश्य ही दोष पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गुण। पहला पॉइंट है इसमें, इकाई का निर्धारण छात्र की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार किया जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इकाई योजना को मॉरिसन ने मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक तरीके में अभी मैंने बताया था कि छात्र की रुचि, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है
शिक्षक आवश्यक शिक्षण सामग्री विकसित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षक भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर सकता है। क्योंकि इकाइयों में विभाजित होती है तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से शिक्षक शिक्षण सामग्री विकसित कर सकता है। उसे पता होगा इसके बाद कौन सी इकाई है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, उसकी व्याख्या आदि कैसे करनी है, तो उसको हमें कौन कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके उसे हमें पढ़ाना या समझाना है बच्चों को। तो शिक्षण सामग्री विकसित कर सकता है तथा भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान भी कर सकता है। चौथा पॉइंट है, शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान और अधिगम क्रियाओं में संबंध स्थापित कर सकता है। तथा पांचवा पॉइंट है, शिक्षक अपेक्षित उद्देश्य तथा अधिगम क्रियाओं में अर्थपूर्ण सहसंबंध देख सकता है। इकाई योजना से शिक्षक को समस्त विषय को व्यवहारिक रूप में शिक्षण के लिए आयोजित करने का अवसर मिलता है तथा विविध शिक्षण विधियों का समावेश होता है। आठवां पॉइंट है, छात्र क्रिया आधारित छात्र केंद्रित अधिगम द्वारा ज्ञान निर्माण किया जाता है तथा आवश्यक विषय वस्तु एवं संसाधन का भी समावेश होता है। तथा आखिरी पॉइंट है हमारा, एक प्रभावी इकाई योजना के उद्देश्य, ये इकाई कर लीजिएगा, इकाई योजना, ठीक है। उद्देश्य अस्पष्ट एवं छात्रों के समग्र विकास से संबंधित होते हैं, जिनमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों का समावेश होता है। तो ये था हमारा इकाई योजना के गुण। इसमें हम 10 पॉइंट हमने देखा हुआ है। अगर आप इसमें से 5 को भी ध्यान में रखते हैं, आपको 5 भी याद रहे, जैसे यही याद रख लीजिए यह एक मनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक विधि है। सेकेंड ऐसे कर लीजिएगा, छात्रों की, जब मनोवैज्ञानिक है तो बाल केंद्रित होगा, छात्रों की रुचि और अभिरुचि क्षमताओं को ध्यान में रखेगा। तो ऐसे हम ईजिली पॉइंट याद कर सकते हैं। आप इसमें से अगर 5 पॉइंट भी याद रखते हैं तो वो बहुत है, क्योंकि आजकल हमारा बीएड का एग्जाम हो रहा है वह सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में हो रहा है। 5-5 नंबर के आते हैं सब्जेक्टिव, तो उसमें इतना, उसके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा लोड भी हो जाएगा हमारा ज़्यादा और समझ भी नहीं आएगा। तो जितना हमें काम है, जितनी की हमें आवश्यकता है उतनी ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट दोष के भी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में इसके गुण और दोष पूछे जाएं तो आप आराम से लिख सकें, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, पाठ सामग्री अत्यधिक विस्तृत लगने लगती है। ओके, सभी प्रकार की विषय वस्तुओं को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। तथा तीसरा पॉइंट है, कई विषयों में है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, सामग्री ठीक से विभक्त नहीं हो पाती और इकाइयों में क्रमबद्धता का अभाव रहता है। तथा आखिरी पॉइंट है, इसमें अत्यधिक समय लगता है, इसलिए निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना कठिन हो जाता है। ये थे हमारे इकाई योजना के दोष, ठीक है। आई होप इतना आपको जो बताया गया हो अभी तक वो समझ में आया हो। जितना हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए सही है। इससे एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे तो एग्जाम में आएगा भी नहीं और ज़्यादा बर्डन भी होगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।